हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मैं सर सोनम चौहान और आज के हमारे सेशन का टॉपिक है अधिनायक तंत्र यानी कि डिक्टेटरशिप। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वगैरह वगैरह बहुत सारे सिस्टम, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपके पास राइट्स होते हैं, आपको हर चीज़ चूज़ करने का एक राइट्स होता है, आप कहीं भी आ जा सकते हो। लेकिन डिक्टेटरशिप में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। डिक्टेटरशिप किसी भी एक व्यक्ति के अधीन होता है और एक ही व्यक्ति के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिस्टम चलता है। यानी कि अगर आपको उस देश में रहना है और सही तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो जो वो व्यक्ति रूल रेगुलेशन बनाएगा आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम अपने कंट्री में करते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एक इतना अच्छा लोकतंत्र भारत का माना जाता है कि यहाँ पे लोग किसी भी मुद्दे को, किसी भी टॉपिक को उठा करके प्रोटेस्ट करने लगते हैं और हर तरीके का मतलब उन्हें यहाँ पे राइट्स है। लेकिन ऐसी कंट्री जैसे चाइना हो गया, रशिया होगा, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे डोमिनेंट है, वहाँ पे आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और आपने देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह में, ऐसी कंट्री में अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो कैसे उनको दबा दिया जाता है। कि जो डिक्टेटरशिप होता है तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिक्टेटरशिप के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम के अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। दोष होते हैं क्योंकि वो फिनिश होता है, क्योंकि उसमें दोष होते हैं, पब्लिकली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। किसी सदी में, किसी सेंचुरी में अगर वो एक्सेप्टेबल हुआ है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मेरिट्स हुए होंगे कि उस समय लोग उसको ज़्यादा प्रेफर रखते होंगे कि हाँ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत काम का लेक्चर आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे मीनिंग्स को लेकर के कि अधिनायक तंत्र में भी राजतंत्र की ही भांति संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जो सोवर्जिनिटी होती है पूरी कंट्री की होती है। लेकिन जो डिक्टेटरशिप होती है, जो अधिनायक तंत्र होता है, या यूँ कहें कि डोमिनेट करने वाला जो सिस्टम होता है, वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर। संप्रभुता, सोवर्जिनिटी का मतलब होता है टोटली पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है और उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग वहाँ पे शासन चलता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो एक न्यूमैन के अनुसार यहाँ पे डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यूमैन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अधिनायक तंत्र को कि अधिनायक तंत्र एक डिक्टेटरशिप सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे व्यक्ति या व्यक्ति का छोटा सा समूह, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति जिसके पास पावर है वो अपने काम कराने के लिए छोटा सा समूह, एक ग्रुप बनाता है शासन करने के लिए। तो उस समूह में यानी कि वो एक ऐसा काम करता है, उसके पास पावर होती है तो वो बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं उस चीज़ को और उसे असीमित रूप से, यानी कि कोई लाइफ टाइम, कोई टाइमिंग ही नहीं है वो कब वो समाप्त होगा, कब वो फिनिश होगा। यहाँ तक कि वो वंशानुक्रम में चलने लगता है कि आज अगर ये बैठा हुआ है तो आगे आने वाली जो पीढ़ी इसकी है, तो आगे आने वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसकी फिर इसकी पोस्ट को संभालेंगे, इस पावर को आगे इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरीके की जो सिस्टम होता है, इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो असीमित रूप से प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अधिनायक तंत्र के कुछ प्राचीन सिस्टम और नवीन सिस्टम के बारे में, यानी कि अनेक्सियन सिस्टम और मॉडर्नाइजेशन की। आज से 17वीं 18वीं शताब्दी या उससे पहले कैसा सिस्टम था। तो प्राचीन अधिनायक तंत्र उसको कहा जाता है जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक की शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज से कई साल पहले या कई सौ साल पहले क्या होता था, डिक्टेटरशिप के लिए लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अपनी पावर्स बढ़ानी है, बढ़ाने के बाद में जो अदर कंट्री होती है युद्ध के अकॉर्डिंग, वॉर के अकॉर्डिंग उनको हराना है, उनको दास बनाना है और उन पर डोमिनेट करना है। तो ऐसे उस समय पे अधिनायक तंत्र जो सिस्टम होता था वो वहाँ पे स्थापित किया जाता था, इस्टेब्लिश किया जाता था। लेकिन आज के समय में अगर मैं बताऊँ कि आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप अधिनायक के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदल गया है और अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। यानी कि आज के समय में एक ऐसी पोस्ट, जैसे किसी भी कंट्री की पीएम की पोस्ट होगी, प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, एक ऐसी पोस्ट पर वो विराजमान हो जाता है जहाँ से उसको रोकना, टोकना या फिनिश करना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज के समय में और उस समय में बहुत डिफरेंस है। पहले लोग अधिकार करते थे, मतलब वॉर के आधार पर उसको अपने कब्जे में कर लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में एक पोस्ट जो पूरी सिस्टम को चलाने का काम करती है। कहते हैं कि अधिनायक तंत्र के क्या गुण हैं, कि मेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। देखिए कोई भी सिस्टम होता है, अगर वो चल रहा है या आज से कई साल पहले वो अच्छी तरीके से चला है, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है,
तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मेरिट्स, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज़ ज़रूर होंगी जो उसको वहाँ तक चलाने में कामयाब रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया कि शासन में एकता और कुशलता। देखिए, अधिनायक तंत्र में शासन शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, एक व्यक्ति के पास होती है। तो कानून निर्माण, प्रशासन, न्यायिक निर्णय, सभी कार्य, सभी तरह के जो वर्क्स होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाते हैं। तो जितने भी रूल रेगुलेशंस को बनाने का हो, या जुडिशियल सिस्टम को चलाने का, या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, और एक ही व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था होने के कारण इसके शासन संगठन में कार्यकुशलता और सरलता आ जाती है। तो अधिनायक तंत्र इसलिए भी सफल समझा जाता था उस समय, या आज भी जिन कंट्री में सफल समझा जाता है, सक्सेसफुल समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही व्यक्तियों के हाथ में सारी की सारी पावर्स होती है, जिसके आधार पर वो सारे वहाँ पे काम करता है और अपने तरीके जो डिसीजंस होते हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे लेना पसंद करता है। दूसरा, यहाँ पे उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिवाइडेशन वहाँ पे नहीं होता है। जो भी काम करना होता है वहाँ पे एक ही व्यक्ति को करना होता है, तो वो काम किस हिसाब से करेगा, कैसे वो मैनेज करके करेगा, उसको करना है नहीं करना है, वहाँ पे वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। उसी के हाथ में पावर्स होती है, वो ही पावर को यूटिलाइज करता है। क्योंकि लोकतंत्र में आपने देखा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। हर एक अधिकारी की अपनी एक अथॉरिटी होती है, हर एक अधिकारी का अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने वर्क के प्रति, अपनी पोस्ट के प्रति। लेकिन डोमिनेंट सिस्टम में या यूं कहे डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर्स होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। देखिए, जब भी कोई इमरजेंसी आती है किसी भी कंट्री में, तो डिक्टेटरशिप इज़ अ वेरी वैल्यूएबल सिस्टम माना जाता है वहाँ पे, कि संकट काल में, इमरजेंसी में एकदम से डिसीजन लेने का जो सही तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे, वो डिक्टेटरशिप को माना जाता है। तो यहाँ पे इसलिए भी ये जरूरी होता है कि संकट काल के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त ये माना गया है। नेक्स्ट है मितव्ययी, यानी कि अधिनायकवाद में प्रशासनिक अपव्यय बहुत कम हो जाता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टम पर वो बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि एक तो जो शासन व्यवस्था होती है, जो सिस्टम, जो पावर्स होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, लोगों को वो बांटी नहीं जाती है, कि व्यक्ति के हाथ में होती है। वहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट अगर उन्हें करना होता है तो वो उनका वहाँ पे बच जाता है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति को देना होता है, एक ही व्यक्ति उससे कैसे भी मैनेज करके वहाँ पे चलता है। तो इसलिए भी ये सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भावना का जागरण। अधिनायकवादी व्यवस्था राष्ट्रीय भावना जागृत करने की दिशा में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। जर्मनी, इटली इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ये गुण देखे गए हैं, कुछ ये मेरिट्स देखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी भी माने जाते हैं एक डिक्टेटरशिप सिस्टम के लिए। और शायद इन्हीं गुणों की वजह से, इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से शायद ये उस समय पर काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है, चला भी है। और लेकिन धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि हर एक सिस्टम एक लंबे समय तक नहीं चल पाता है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, यानी कि चाहे वो मोनार्ची हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, या डोमिनेंट हो, या डेमोक्रेसी हो, एक सिस्टम लंबे समय तक नहीं चलता है। फिर बात करते हैं अधिनायक के कुछ दोष, क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी जरूर होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे विवेक एवं स्वतः प्रेरणा का अंत। तो यहाँ पे अधिनायक तंत्र लोगों को खाने पीने की और दूसरी भौतिक सुविधाएं तो दे सकता है, लेकिन एक लाइफ स्पेंड करने के लिए, एक ह्यूमन के लिए क्या जरूरत है, उसके राइट्स, वो क्या करना चाहता है, वो क्या सोचता है, वो अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना चाहता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जैसे डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक व्यक्ति को पूरी तरीके से वहाँ पे राज्य के अधीन कर दिया जाता है, वो हर एक तरीके से अपना स्वविवेक से वो अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे उसको वहाँ पे वो चीज़ें बैन हैं। तरीके से हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप का एक सबसे बड़ी डिमेरिट्स है, सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ पे व्यक्तियों का विवेक अपने आप ही फिनिश हो जाता है। लोग खुद ही सोच समझ कर वहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे वो काम करने की आज़ादी नहीं मिलती है जैसे डेमोक्रेसी या अदर किसी भी सिस्टम में उनको दी जाती है। दूसरा, युद्ध को प्रोत्साहन। अधिनायकवाद का अस्तित्व उत्साहपूर्ण सफलताओं पर निर्भर करता है और जनता के मस्तिष्क को सदैव अपने ओर आकर्षित रखने के लिए अधिनायकवाद युद्ध आदि कार्यों का आश्रय लेता है। वर्तमान समय में चीन, पाकिस्तान की विदेश नीति के आधार पर यह बात अधिक स्पष्टतापूर्वक समझी जा सकती है
क्योंकि अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप डोमिनेंट सिस्टम जहाँ पे होता है वो अपने सिटीजन्स को हमेशा युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं कि युद्ध के लिए प्रेरित ऐसे करते हैं कि उन्हें हमेशा दूसरी कंट्री के ऊपर हावी होना सिखाया जाता है कि कैसे इसको दबाओ, अपनी पावर को इंक्रीज करो। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट है योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं। देखिए डिक्टेटरशिप में सबसे एक खास बात ये होती है कि वहाँ पे जो उत्तराधिकारी होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं तो वो पूरी तरह से कैपेबल हैं या नहीं हैं, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे शासन शक्ति का दुरुपयोग। अधिनायकवाद के अंतर्गत शासन को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के शासन की पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है और यही एक तथ्य है कि निरंकुश शक्ति शासक को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। तो अधिनायक के द्वारा अत्याचार और अनाचार का मार्ग अपना लिया जाता है और कभी कभी तो ये अत्याचार सीमातीत ही हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल लिमिट क्रॉस भी हो जाते हैं। इतना ज़्यादा टॉर्चर वो अपने लोगों को करते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती उनको वो काम कराने के लिए प्रेशराइज किया जाता है जो वहाँ के सिटीजन्स नहीं करना चाहते हैं। तो यही एक डिक्टेटरशिप है, यही इसके कुछ दोष हैं यहाँ पे जो मैंने अभी भी डिस्कस किया आपके साथ में, जिसकी वजह से आज बहुत सारी कंट्री में डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप को फिनिश किया जाए और लोकतंत्र को यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, तभी वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, तभी वो अपने वहाँ पे राइट्स को मतलब अचीव कर सकते हैं और एक सही तरीके से अपने लाइफ को अपने तरीके से वहाँ पे जी सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।